हेलो, मैं अरविंद शुक्ला, आपका फिजिक्स मेंटर। आपको मैंने 20 डेरिवेशन 12th एग्जाम बोर्ड के लिए बताए थे। इसके बाद भी उसके सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 5 और बताऊंगा। इन 25 में से गारंटी 80% तक डेरिवेशन इन्हीं में से आना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और श्योर आएंगे भी, आइदर में भी कोई बोर्ड हो। ओके, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, please like, subscribe and press icon bell due to new updation for my channel. Thank you so much. आज बताते हैं derivation. Derive the expression of magnetic field at the center of circular coil. तो देखिए, derive the expression of magnetic field at the center of circular coil. We take a wire, कोई वायर होगा, उसको रैप्ट करते हैं. We take a metallic wire wrapped in form of circular coil. ये कोई वायर था, मेटेलिक वायर था, उसको सर्किल के फॉर्म में रैप्ट कर दिया गया. Having radius small a and center O, where we have to find, मतलब सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस सर्कुलर वायर, मेटेलिक वायर के कारण. अब पता नहीं हमको कितना लंबा वायर लेना है या कितनी लंबा लूप मिला मेरे को. सर्कुलर कॉइल की डायमीटर कितनी है, हो सकता है अर्थ के डायमीटर के इक्वल हो सकता है इसका डायमीटर 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, या छोटा भी हो सकता है. तो हम लोग इसको कैलकुलस मेथड से करने की कोशिश करते हैं. तो वी टेक ए वायर, मेटेलिक वायर रैप्ड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस स्मॉल ए एंड सेंटर ओ, वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ये देखिए सर्कुलर कॉइल है, करंट ये फ्लो कर रही है आई, ये सेंटर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ये निकालनी मेरे को. मैग्नेटिक फील्ड यानी ये ऐसे आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. अगर कॉइल ऐसे है तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी. करंट ये है. दस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू डीएल लेंथ. पता नहीं कितना बड़ा कॉइल हो, तो हम तो छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. डीएल लेंथ में छोटे छोटे पार्ट, डीएल डीएल डीएल, ऐसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं डेल्टा एल. इन केस ऑफ कैलकुलस डीएल यूज करते हैं. तो एक फ्रेगमेंट के कारण, यानी डीएल फ्रेगमेंट के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ. डी मतलब होता है कैलकुलस फॉर्म में स्मॉल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां डीएल ले रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी. तो dB is equal to mu naught upon 4 pi I into dl upon r square into sin theta. अब देखिएगा r क्या है, यहां डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, a. तो r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a. और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी ये, और कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी. तो करंट से 90 डिग्री बना रही है, तो थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री. और साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो आर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, रेडियस डिस्टेंस का काम करेगी. नाउ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर इनटू साइन 90. साइन 90 इज 1. देन टेकिंग रूट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. अब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. कॉन्जुगेशन क्यों, ये तो एक पार्ट के कारण हमने निकाला. ऐसे देयर आर टू मेनी पार्ट डीएल डीएल, देयर आर टू मेनी पार्ट डीएल डीएल डीएल, सबका समेशन करेंगे तो सिग्मा लेते हैं. यहां पे कैलकुलस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं. यानी 1 डीवी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल अपॉन ए स्क्वायर. ओनली डीएल इज वेरिएबल, ऑल ऑफ आर कांस्टेंट. कांस्टेंट हमेशा ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर के बाहर रखेंगे. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन साइन है डीएल. अब कहोगे सर डीएल, ये डीएल 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 पूरा पार्ट अप टू एन तक ले आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ट्वाइस पाई ए के इक्वल होगा. जहां डीएल था हमने क्या लिख दिया, 2 पाई ए. 1 का इंटीग्रेशन डीबी का बी, जैसे इंटीग्रेशन डीएक्स का एक्स आता है, ऐसे डीबी का बी आ जाएगा. ये पाई कैंसिल, ये टू कैंसिल,
वी गेट म्यू नॉट आई, ये ए के कैंसिल अपॉन ट्वाइस ए। ये तो जब एक बार रब्ड करा है तब आया है, ऐसे कई बार रब्ड करेंगे इफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो n, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस ए, दैट इज द यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगभग पूछा जाता है बेटा। इसके दो पार्ट हैं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमको कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो इसमें दो पार्ट है। केस ए, when the insulated dielectric medium filled completely in between parallel plate, यानी डायलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो। अभी पार्शियल फॉर्म में भी आएगा, पहले ये we take two plate x and y, two parallel plate x and y, we take two parallel plate x and y having same surface area capital A apart at small d distance, a dielectric insulating मीडियम डालना इसमें बेटा, मेटेलिक में नहीं डाला जाता है। जो इसके अंदर मटेरियल फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक, वो हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा बेटा। और इसकी आप चाहेंगे तो इसका पूरा चैप्टर भी अपलोड करेंगे, पूरा ढंग से वीडियो बना के हैं। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ ध्यान दें। We take x and y, two parallel plate have same surface area apart at small d distance. A dielectric medium, insulating dielectric medium filled in between two parallel plate x and y. Their dielectric constant K. अब देखिएगा गौर से, इस पर प्लस चार्ज दिया जा रहा है, ये प्लस क्यू है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस कहां पे चला जाएगा, नेगेटिव पे। तो प्लस दिया नहीं जाता बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे इतना ये पॉजिटिव बन जाएगा, उतना ये नेगेटिव बन जाएगा। और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम इक्वल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0। हाँ जी हाँ, जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ये नेगेटिव 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाए कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव प्लेट को यानी वाई प्लेट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से। तो लगभग टोटल चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का 62.7% पार्ट कहां चला जाता, अर्थ में। यानी 100% नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, केवल 62.7% नेगेटिव चार्ज का टोटल के 62.7% चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो उतना ही पॉजिटिव ये बनेगा, बाकी नेगेटिव भी रहेगा, लेकिन 100% नेगेटिव नहीं रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 नहीं आएगा, ना नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है पोटेंशियल की, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव की इतना तो नेगेटिव अर्थ में चला गया, बचा लगभग कितना 37%, यानी 37% नेगेटिव चार्ज होगा। जो 37% नेगेटिव चार्ज होगा वो 37% पॉजिटिव चार्ज को फ्यूज करेगा। इस प्रकार 62.7% पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल चलते हैं। और पॉजिटिव पोटेंशियल कहां से क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। यानी हमें कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज बनाना था, इसलिए अर्थिंग करी। अब देखिए, हमें तो मालूम नहीं कितने बड़ा सरफेस एरिया प्लेट का होगा, हो सकता खूब बड़ा हो। तो हम लोग को चाहिए सी, यानी कैपेसिटेंस की डेरिवेशन। सी कहां से मिलता है, वी से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। कहोगे सर वी भी नहीं मालूम है, कहेंगे बेटा वी कहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। कहोगे सर वो भी नहीं मालूम है, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिलती है, वो मिलती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल एट यूनिट सरफेस एरिया। नाउ बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन चार्ज शीट के लिए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम। देन सिग्मा की वैल्यू यहां से उठाई, क्यू अपॉन ए यहां रख दी, तो आ गया ई की वैल्यू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए हमने कहा था सी चाहिए, सी किससे निकलेगा, वी से, वी किससे निकलेगा, ई से, ई किससे निकलेगा,
सिग्मा से। अब ई से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां से बता रहा हूं बॉक्स में, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी से, वहां से फॉर्मूला लाए हैं, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। वी नो कैपेसिटेंस C is equal to Q upon V. Now Q as it is, put the value of V, Q upon K epsilon naught into D. Q cancel, then we get K epsilon naught A upon D. K epsilon naught A upon D. अगर इंसुलेटिंग मीडियम एयर हो यानी K1, वैसे तो वैक्यूम के लिए होता है 1, आपको बता दूं, लेकिन एयर में नियर अबाउट 1 लेते हैं, नियर अबाउट, और सी की जगह सी नॉट, मतलब एयर के लिए, फॉर एयर मीडियम, यानी जो पैरेलल प्लेट है इसके बीच में हवा भरी हो, बस इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अभी बताऊंगा बाद में क्यों। सी नॉट इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी सी नॉट की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब सी अपॉन सी नॉट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, सी अपॉन सी नॉट, सी की वैल्यू ये रखी, सी नॉट की वैल्यू ये रखी, दिस विल दिस कैंसिल, दिस विल दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, के, सी इज इक्वल टू सी नॉट के। अब कहा जाता है सी किन किन बातों पे निर्भर करता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला फैक्टर देखिए से के बढ़ाने पर सी की वैल्यू बढ़ेगी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सी डिक्रीज होगा, सी डिक्रीज होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इंक्रीजेस देन द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। एंड सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया लेंगे उतना कैपेसिटर इंक्रीज होगा। अब इसका बी पार्ट बाकी है, ओके। केस बी पार्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन सेम, बाकी सब वही है, बस केस ए में क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड था, यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली मतलब इस तरफ एयर हो गई, यहां पे एयर, यहां पे एयर, यहां डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम, तो बाकी सब वही है, बस यहां एयर, यहां पार्शियली फॉर्म में स्लैब रख दी गई है। कैसे देखिए, वी टेक एक्स एंड वाई, टू पैरेलल प्लेट having same surface area A, apart at a small d distance, T thickness of insulating dielectric slab insert in between x parallel plate x and y। ये ध्यान रखना, T thickness यानी D की वैल्यू T से ग्रेटर है, D की वैल्यू T से ग्रेटर मतलब पार्शियल फॉर्म में फिल्ड है, यानी पूरे में नहीं भरी है, इतने में केवल डली है, ठीक, इतने में, इतने में फिल्ड है। अब देखिएगा, तो देखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। हमको इसमें दो तरह के पोटेंशियल होंगे, एक तो पोटेंशियल किसके कारण होगा, एयर के कारण, और दूसरा होगा इंसुलेटिंग मीडियम के कारण। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे इसके बीच में, तो आपको बता दूं इंसुलेटिंग मटेरियल जो जहां पे होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रेयरर हो जाती है, रेयरर मतलब कम हो जाती है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होती है। और जहां मीडियम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेयरर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कम हो जाएंगे मीडियम में। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, हमने कहा था नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मीडियम, तो वही लिखा है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मीडियम प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एयर, यानी V इज इक्वल टू V मीडियम प्लस V एयर। V मीडियम अभी आपको केस ए में बताया था, V इज इक्वल टू E इंटू डी, इसमें दो तरीके का, तो V इज इक्वल टू V मीडियम E मीडियम इंटू T। कहोगे सर V मीडियम ई मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, उसकी थिकनेस कितनी दी है, T, देखिए T दी है, T लिखी। एयर कितने में है, पूरी कितनी डिस्टेंस है, D में से T थिकनेस लेस कर देंगे तो बाकी सब में एयर है, तो E एयर इंटू D माइनस T।
अब देखिए ई का फॉर्मूला क्या रखा, मीडियम के लिए सिग्मा अपॉन के भी लग जाएगा, मीडियम में क्या लग जाता है के। ये फॉर्मूला आता जानते हो कहां से, गॉस थ्योरम से। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी टी, इसमें सिग्मा अपॉन के की जगह 1 रख देंगे क्योंकि के क्या होता है एयर के लिए लगभग 1 और डिस्टेंस कितनी है एयर के लिए डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू रख दी, सिग्मा की वैल्यू क्या रखी देखिएगा Q अपॉन ए रख दी, यहां पे जो कॉमन है कॉमन ले लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज कॉमन, T अपॉन के प्लस डी माइनस टी, इसको सीक्वेंसेस फॉर्म में लिख लिया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वी नो कैपेसिटेंस Q अपॉन V, पुट द वैल्यू ऑफ V, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बुक का फॉर्मूला लाना हो तो माइनस टी कॉमन ले लेंगे, ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। अब आपको बताऊंगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें टर्म्स आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होता क्या है बता दे रहा हूं। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल एट द एंड ऑफ वायर, यानी तार के सिरों पे पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, तो उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ पाती है कि वायर से निकल के बाहर हो जाए। कहोगे सर क्यों, क्योंकि रास्ते में आए पॉजिटिव चार्ज से टकरा के अपनी एनर्जी लॉस करता रहता है बराबर से। तो इस प्रकार जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को वायर की लंबाई की डायरेक्शन में, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर एक स्मॉल कांस्टेंट स्पीड दे पाता है। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी छोटा सा वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, अब आता है रिलैक्सेशन टाइम। वैसे ड्राइवेशन में बताना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूं। रिलैक्सेशन टाइम, जब ये पोटेंशियल लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है, रास्ते में आए पॉजिटिव चार्ज से टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। फिर पोटेंशियल तो लगातार इसको दिया जा रहा है, एनर्जी मिल रही है, फिर अपनी स्पीड बढ़ाता है, फिर रास्ते में आए पॉजिटिव चार्ज से टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। यानी इलेक्ट्रॉन पहले टकराया पॉजिटिव चार्ज से, फिर स्पीड बढ़ी, जीरो से बढ़ के फिर भी हुई, फिर रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आया, फिर उससे टकराया। दो टक्करों के बीच लगे समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एनई फॉर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, यूनिट यानी 1। अगर एरिया ए हो, लेंथ एल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का ये ए हो और लेंथ एल हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। अगर वॉल्यूम यूनिट था तो एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इफ द वॉल्यूम ए इंटू एल हो तो क्या हो जाता है, Q इक्वल टू एन ई इंटू वॉल्यूम, मतलब ए इंटू एल, यानी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब T का डिवाइड करेंगे बेटा इसमें, जब T का डिवाइड करेंगे तो एन ई ए एल अपॉन टी, एल अपॉन टी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वायर से बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा वायर की लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी असली इक्वेशन ये आई। ये आप लोग डायरेक्ट यूज करते थे, यहां से आया। अब अगर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूं तो काम चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन देती है किसी भी चार्ज को, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई हो। एक्सीलरेटेड मोशन मींस होता है स्पीड देती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन भी कैसा, सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या वायर। ठीक, तो डी की जगह हम लोग एल लिखेंगे यहां पे बेटा। ठीक, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई पढ़ा, यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो एफ आ गया।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हमको मोशन देती थी? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a इज द एक्सेलरेशन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बाय क्वेश्चन सेकंड थर्ड से, बाय क्रॉस देख, m इज इक्वल टू ई वी अपॉन एल, ई कैपिटल वी है मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m नीचे आ गया, a आ गया। तो देखिए सबसे पहले इसको अलग कर लिया, फिर E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन आएगा, ma दोनों के इक्वेट कराए, एक्सीलरेशन आया, वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर स्टार्टिंग में पोटेंशियल नहीं लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जब पोटेंशियल लगा देंगे तब टाइम कितना लग रहा है? टाउ के इक्वल, a की वैल्यू क्या निकाली? ev अपॉन lf, इसमें इक्वेशन में पुट कर दे, v की जगह v रखेंगे, u की जगह 0, a की जगह ev, कैपिटल v, ये स्मॉल v वेलोसिटी है, ये कैपिटल v पोटेंशियल, ev अपॉन lm इंटू टाउ, ये v आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी ये आई अपॉन 2 कर दिया, तो वैल्यू आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की E कैपिटल V टाउ अपॉन ट्वाइस lm। अब D आ गया, अब रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए पुट इन इक्वेशन 1, INEA VD की जगह E कैपिटल V टाउ अपॉन ट्वाइस lm, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन V को नीचे ले आएंगे, अभी बताऊंगा क्यों। तो आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ट्वाइस lm, रिवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों को रिवर्स कर दिया, पलट दिया, मतलब इसको ऊपर, इसको भी ऊपर, इसको नीचे, इसको नीचे। तब देखेंगे ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। कहोगे सर कैसे? क्यों? करंट फ्लो होने पे क्या वायर की लंबाई घटती बढ़ती है? वायर करंट फ्लो होने पे वायर की लंबाई में कोई भी चेंजेस नहीं आता, लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी चेंजेस नहीं आता, टाउ कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, यानी ये पूरा कांस्टेंट है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ वेरिफिकेशन है। इससे आसान कोई तरीका मेरे पास तो नहीं था, आपके पास हो तो अच्छी बात है, हमने कोशिश पूरी करी है। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेशन। ओके, चलिए उसी कड़ी में एक क्वेश्चन और, बोहर रेडियस फाइंड आउट करना है। अभी डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में एटम चैप्टर है उसका है। पहली बात आपको बता दो, बोहर साइंटिस्ट है, उन्होंने केवल हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस दी थी, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बोहर रेडियस, क्योंकि उन्होंने रेडियस बताई थी हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है। अब देखिए उसको कैसे बताया। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर Z है, बाद में भरेंगे हाइड्रोजन है कि क्या है। अभी हमने कोई न्यूक्लियस लिया एटम का, उसका एटॉमिक नंबर Z है, और चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन, ZE मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, और Z होता है एटॉमिक नंबर। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड से, तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r आउटवर्ड काम करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बट डायरेक्शन अपोजिट। तो आउटवर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बस यहीं से स्टार्टिंग होती है। जब भी कोई रिवॉल्विंग अराउंड होता है, यानी मोशन अराउंड न्यूक्लियस, यानी रिवॉल्विंग मोशन है, तो यानी क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जहां Q1 चार्ज है न्यूक्लियस का, Q2 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का भी रखेंगे। तो देखिए mv स्क्वायर अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एक आर कैंसिल,
m by cross multiplication 1/4πε0 q1 q2 upon mr। अब इसको यहीं पे रोकेंगे। वी नो एंगुलर मोमेंटम, आपने बोर मॉडल में पढ़ा होगा कि कम से कम एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम आता कैसे है? J इक्वल टू आई ओमेगा 11 से पढ़ा था। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ओमेगा को v अपॉन r, एक आर कैंसिल mrv, तो ये रखा है mrv। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट एट प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2π। इससे मैंने b की वैल्यू सेपरेट कर ली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v इक्वल टू nh/2π mr। अब ये v की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ये v की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। देखिए रखी गई। होल स्क्वायर बड़े आराम से तोड़ दिया मैंने। n स्क्वायर h स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस r स्क्वायर को उठा के यहां ले आए, बाकी सबको इस तरफ ले गए। देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू m अपॉन z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन r, ये r कैंसिल, r आएगा। इसको हमने पाई एक कैंसिल, 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, एक m कैंसिल, वी कैन राइट एज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर एंड m स्क्वायर अपॉन z अलग से। ऐसा क्यों लिखा बता दे रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट के 8.86 into 10 power minus 12, h की प्लैंक कांस्टेंट 6.63 into 10 power minus 34 to the whole square, pi 3.14, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31, m is mass of electron and e is charge on electron। जब कैलकुलेट करेंगे, करिएगा मत कैलकुलेट, डायरेक्ट लिखिएगा 0.529 into 10 power minus 10 मीटर, जिसको नियर अबाउट 0.53 into 10 power minus 10 मीटर लिख सकते हैं, और 10 पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू इतनी आई है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको रख देंगे यहां पे, तो फॉर्मूला ये बन गया। अब बात हो रही बोहर रेडियस के लिए। बोहर ने किसके लिए काम करा था? हाइड्रोजन एटम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर Z1, फर्स्ट ऑर्बिट N1, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बोहर रेडियस? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके